सरकार, बड़ों ने सुना था दुनिया उल्टी है, इसलिए उल्टा होकर दुनिया देख रहा था सरकार। तो फिर तुझे दुनिया कैसे नजर आई? सरकार, उल्टा होकर देखा, फिर सीधा होकर देखा, दुनिया फिर भी उल्टी है सरकार। मुझे देखकर कह रहा है कि दुनिया उल्टी है। अरे मेरी सरकार, मेरी क्या मजाक में आपको देख सकता हूँ, सब जानते हैं आप क्या है। अब मेरा मतलब सरकार, आप अचानक शहर में यहाँ कैसे? ये जान ले, जल्दी में बुलाया। मैं यहाँ से तो रोको। वहीं से बोलो मार। सरकार, आप अकेले आए हैं? आपकी याद दोस्ती आए? कहाँ तो है? अम्मी जान ने इमरजेंसी में मुझे बुलाया है। जल्दबाजी में मौज मस्ती का सामान मिलाना। आ जाए, जल्दी से आ जाए। मुझे मालूम है सरकार, आप गाड़ी भर कर लाए होंगे मौज मजे से। यही तो परेशानी है। चलिए भाई। बगैर मौज मस्ती के यहाँ आया हूँ। ना मेरे दोस्त थे और ना ही कोई अय्याशी। मुझे लगता है मुझे अय्याशी का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा। राजू, ओ राजू, मुझे पता है ना, सरकार ने मुझे चिकन बिरयानी का हुक्म दिया था और जल्दी से जा और फार्म हाउस से ना 4-5 मुर्गियां पकड़ ला। बड़े सरकार आप, सलाम सरकार। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अय्याशी का सामान तो मेरे नाक के नीचे है और मैं तो ढूंढ रहा हूँ। अरे सरकार, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी सुखा है, मत बता जाता। जो चीज जलाल को पसंद आता है ना, वो सिर्फ जलाल की हो जाती है। ये कोई चीज नहीं है, ये मेरी मंगेतर है सरकार, इससे मेरी मंगी हो चुकी है। शादी हो या मंगनी मैं कुछ नहीं जानता, बस ये मेरे दिल को लग गई है। मुझे यही चाहिए, समझा तू? सरकार, क्या कर रहे हैं आप? ये खुद में ऐसा ना करें। आप ये तो सोचें, ये मेरी होने वाली बीवी है सरकार। बीवी? कौन बीवी? कैसी बीवी? तू शायद जानता नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ, जो फैसला कर लेता हूँ, वही होता है। इसे मेरे गेस्ट हाउस पे ले आ। सरकार, ये मेरी होने वाली बीवी है, मैं इसे कैसे नहीं लाऊंगा? दो कौड़ी का नौकर होकर उससे जबान लड़ाएगा। जो कहा है वो कर। इसे गेस्ट हाउस ले गया मेरे। मैं नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएगा? तू मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ, मेरे फैसले से इनकार करेगा तू? मेरे फैसले से इनकार करेगा? सरकार, हाँ, मेरे फैसले से इनकार करेगा? सरकार, हम गरीब लोग रोज आप जैसे दौलतमंदों के हाथों दलील होते हैं, लेकिन जब बात हमारी गैरत पर आ जाए तो हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। सारी जिंदगी हमारा छूटा खाया है, एक बार और खा ले। छोटे सरकार, आवाज दीजिए। आपकी हवस ने आपके दिमाग को अच्छे और बुरे की पहचान बुला दी है। क्या आप नहीं जानते कि बड़े साईं का फैसला है हमारा रिश्ता? और अगर तुम बड़े साईं का फैसला नहीं मानते तो याद रखो कि बड़े साईं की अगर एक आंख बर्फ की तरह ठंडी है तो दूसरी आंख आग बरसाती है। तेरा बड़ा साईं भी मेरे बीच में नहीं बोल सकता, समझा? तो तू कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? दो कौड़ी का नौकर कैसे बोलना है? कैसे बोलना है तू? मुझसे जबान लड़ा रहा है, मुझसे जबान लड़ा रहा तू?
आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन अंदर आ जा मेरे पास। रास्ते में इन चिड़ियाघर के जानवरों से मुलाकात हो गई, उनसे निपट रहा। अरे जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से ये सब। मैं अब यहाँ एक मिनट भी रहना नहीं चाहता। मेरी समझ में मम्मी एक बात नहीं आती, आप इस कैद से आजाद क्यों नहीं हो जाते? अरे बेटा, बरादरी में इज्जत की खातिर क्या बताऊं मैं तुमको, मेरे बाबा और तुम्हारे नाना ने बरादरी में इज्जत की खातिर मुझे इस शख्स के पल्ले बांधे रखा, वरना मैं तुम्हारे ओरिजिनल डैडी को छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या कहूं दिलावर खान, नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। सुना तुमने? नफरत करती हूं मैं तुमसे। हाँ, नफरत करती हूं मैं तुमसे। बस मम्मी। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें ये कहना चाह रही थी कि अब तो तुम्हारे नाना भी नहीं रहे और तुम्हारे डैडी की वो बीवी भी मर गई है। अब मैं अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे और मेरे पैर इस बेड़ियों से आजाद हो जाएंगे। मम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप इस हजारों पुरानी रिवायतों से निकल कर बाहर आ जाए। हमारे पास दौलत की कमी थोड़ी है, नाना की तरफ से हमें बहुत कुछ मिला है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। आज मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करना है। मान लो मेरी दौलत में से हिस्सा, ताकि मैं इस घिनौनी और बेमजा जिंदगी से निकल सकूं। मान लो मेरी दौलत का हिस्सा। ठीक है, आने दो उस बड़े मियाँ को, आज उसे तिगनी का नाच नचाता। आने दो उसको। एक साथ खैरियत तो है। आज मैं यहाँ एक फैसला करने आया हूँ, वो भी फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल? मैं समझा नहीं। तुम सब समझते हो। तुम शायद तुम्हारी तरबियत किसी गलत जगह पर हुई है बरखुरदार, इसीलिए तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है। मैं यहाँ पर ना तुम्हारी तकरीर सुनने आया हूँ और ना तकरीर करने आया हूँ, फैसला करने आया हूँ, अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने आया हूँ। जायदाद का हिस्सा? किसी कानून के तहत तुम जायदाद का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे साथ ये तुम्हारी माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि तुम हमारा खून ही नहीं। जानता हूं, इसलिए इस कैद से आजाद कराना आया हूं इनको। अच्छा, इनको? जो सिर्फ निकाहनामे में ही मेरी बीवी थी, बस यही समझ लो और हिस्सा दे दो। मैं तुमसे हिस्सा मांग रहा हूं और तुम हंस रहे हो। बस इस वजह से रहा हूं कि जमीन किसकी है और लोग उस पर लकीरें डालकर अपना हिस्सा बना लेते हैं।
मैं यहां तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं आया हूं। मेरी मां को उसका हिस्सा दो ताकि वो इस कैद से आजाद हो सके। कौन सी कैद और कैसी कैद? ये मेरे मामू और तुम्हारे नाना का हुक्म था, वरना जानता तो असलियत में भी सब कुछ था। ये अगर कुछ दिन मेरी कैद में और रह लेती तो सब कुछ जो मेरा है वो इन्हीं का हो जाता। खैर, जल्दबाजी में नुकसान इन्हीं का ही है। जाओ यहां से, मेरा वकील तुम्हें हिस्से के कागजात पहुंचा दे। राजू, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? साईं वो आंसू नहीं है साईं, बावर्ची खाने में प्याज काट रहा था तो आंखों में पानी आ गया। राजू, मुझे पानी और आंसू में फर्क वाज़ा मालूम है। जब आंख रोती है ना बेटा तो पानी निकलता है, मगर जब दिल रोता है ना तो आंसू निकलते हैं बेटा, आंसू निकलते हैं। तुम लोग जा सकते हो और अगर चाहो तो अपना सामान भी ले जाओ। वो हमने पहले ही ले लिया है, चलो बेटा। सुखा साईं आ गए। अच्छा जी, अभी आई। सलाम साईं जी। वालेकुम सलाम। साईं, क्या मलकानी जी हमेशा के लिए चली गई? हाँ राजू, मुसाफिर और मेहमान तो जाने के लिए आते हैं, कब तक रुकेंगे? साईं, क्या आप वापिस नहीं आएंगी? राजू, नफरत और नापसंदीदगी नफरतें बढ़ा देती है बेटा। वो मुझसे नहीं बल्कि अपने चचा जात से प्यार करता है, और जलाल मेरा नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा है, वो भी बगैर शादी के। तो क्या जलाल साईं आपका? कहा ना कि जलाल मेरा बेटा नहीं। साईं, आप उन्हें इतना प्यार करते थे, हमें पता ही नहीं चल सका साईं। और आपने उन दोनों पर इतना एहसान किया, उसके बावजूद इतनी दूरियां क्यों साईं, क्यों? राजू, कभी रेल की दो पटरियां आपस में मिली हैं, कभी दरिया के दो किनारे आपस में मिले हैं। नहीं सही, मगर जमाल साईं। जलाल भी तो दरिया के उस किनारे पर उगा हुआ एक दरख्त है, इस किनारे पर कैसे आ सकता है? सही, आप फिक्र ना करें, आप इतना ना सोचें साईं, आप इतना ना सोचें। आप मुझे हुक्म करें, मैं आपका सारा बोझ उठा लूंगा साईं। नहीं बेटा, मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए क्या कदर रखो। तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो। साईं, हम अगर आपके बच्चे हैं तो हम आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकते साईं। साईं, मैंने आपको कभी इतना परेशान और इतना दुखी कभी नहीं देखा। देख राजू, हमारे साईं सरकार कितने दुखी हैं। बेटा, सरदारी का बोझ में सर और आंखें नीचे रखनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जब लोग एक फलदार दरख्त को पत्थर मारे ना, तो बदले में दरख्त पत्थर नहीं बल्कि फल फेंकता है। तुम लोग भी बेटा बीबी जी, मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको काली घोड़ी पर सवारी मत करें, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी बीबी जी। और भूखे दम निकलती की सजा को
क्या हो रहा है? दादा जान देखे ना आप, इसने मुझे उस घोड़े पर बिठा दिया जिसने मुझे गिराई दिया। साईं मैंने बीबी जी को मना किया था साईं कि काली घोड़ी पर सवारी मत करें। वो अपने साईं के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करती, मगर बीबी जी ने मेरी बात नहीं मानी। बीबी जी ये ठीक कहता है तारा, काली घोड़ी अपनी पीठ पर मेरे अलावा किसी को नहीं बैठने देती। उठो ताज, उठो। इस गलती की तुमसे मैं सजा माफी मांगता हूं। दादा साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? आप इसे गले लगा रहे हैं। इसके जिस्म में से तो घोड़ों की बदबू आ रही है। तारा, अगर हम लोग हजारों रुपए के परफ्यूम अपने जिस्म पर ना छिड़के तो उससे कई ज्यादा बदबू हमारे जिस्मों में से आएगी और ये बदबूदार लोग भी हमसे नफरत करने लगेंगे। तुम्हें मालूम है कि ये कितना पढ़ा लिखा है? मास्टर की डिग्री है इसके पास। अगर ये चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से इसे कहीं पे भी अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत ने इसके सामने मेरा सर झुका दिया। बहुत तकलीफ हुई है मुझे। जब इस घर में किसी को तकलीफ हो तो दिलावर खान को तकलीफ होती है। सॉरी दादा साईं। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगो जाकर ताज से कि जिसके पीठ पर तुमने हजारों नील डाल दी है। जाओ। I'm sorry. It's okay बीबी जी, just forget about it. हम गरीबों को तो माफ करने की आदत पड़ गई है। हमारी किस्मत जरूर छोटी है, मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। शाबाश तार, शाबाश। आज तुमने दिलावर खान का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। नहीं साईं, ये सब तो आपकी तरबियत का ही तो नतीजा है। तो तुम इतने पढ़े लिखे हो, जॉब मिल सकती है, ये काम क्यों करते हो? बीबी जी, मेरे वालिद साहब भी यही काम किया करते थे। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि तुम भी साईं की इसी तरह खिदमत करना जैसे मैं कर रहा हूँ। साईं भी बहुत कहते हैं कि कोई जॉब कर लो, लेकिन मैं साईं को नहीं छोड़ सकता। अपने बाप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। मेरे लाखों रुपए कमाना मेरे साईं के प्यार से बहुत कम है। क्या वजह? तारा, ये बताओ कि तुम आज अचानक यहाँ कैसे? दादा साईं, मैं यहाँ पर आई थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर था, खत्म हो गया था। कुछ छुट्टियाँ मिली थी, सोचा गांव में जाने की बजाय मैं यहाँ आ गई आपसे मिलने के लिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये क्या तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? ओ दादा साईं, घोड़े को देखकर घोड़सवारी करने को दिल चाह, सामान वहीं छोड़ दिया। राजू, सुखा जाकर तारा बेबी का सामान लेकर आओ। तारा, रात को खाने पर मुलाकात होती है, ठीक है? जी दादा साईं। ये मलकानी साहिबा नजर नहीं आ रही। वो चली गई है अपने बेटे के साथ। जी हाँ, यहाँ वापस ना आने के लिए हमेशा के लिए चली गई है। सुनो। जी बीबी जी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम का तो पता नहीं बीबी जी, मगर सब ताज कह के पुकारते हैं। किस सब्जेक्ट में डिग्री ली है तुमने? बीबी जी साइंस में। तो तुम इतना पढ़े लिखे हो, कोई काम कर सकते हो, जॉब आसानी से मिल सकती है, फिर क्यों नहीं करते? बीबी जी जॉब्स की तो बहुत ऑफर आई, मगर मैं
साईं को छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? क्या वजह? मेरे बाप के मर जाने के बाद साईं ने मुझे बाप से ज्यादा प्यार दिया, और साईं के पास से चला गया तो साईं का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? नहीं बीबी जी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आपको पता है, साईं ने एक बार एक नौकर को थप्पड़ मार दिया। वो नौकर गिरा और उसका सर ट्रॉली से टकरा गया और वो मर गया। बस उसके बाद से साईं ऐसे हो गए हैं कि हम गरीबों पर अपनी जान छड़कते हैं। मैं यहाँ से नहीं जा सकता बीबी जी। इतनी प्यार भरी दुनिया छोड़कर उस लालची और मक्कार दुनिया में चला जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ताज भैया, आप मुझे दिखाएं, आपको ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? देख राजू, ताज भैया के जिस्म पर कितने निशान हैं। भैया, मैं आपके लिए अभी मलहम लेकर आती हूँ। रहने तो सुक्का, ये जख्म भी मेरा एहसास करते हैं, जल्द ठीक हो जाएंगे। तारा बीबी, क्या गरीब इसी दिन के लिए पैदा होते हैं कि इस तरह की सजाएं भुगते हैं? यह भी कितना बेवकूफ है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद यही पढ़ा है। इसे 1000 दफा बोला है कि यहाँ से जाकर अपनी जिंदगी बना ले, लेकिन नहीं, कहता है इससे अच्छी जिंदगी कहाँ मिलेगी। वहाँ दौलत से रिश्ते खरीदे जाते हैं, यहाँ मुफ्त में मिलते हैं। तारा बीबी, हम अनपढ़ हैं, इसे समझा नहीं सकते, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप इसे कुछ समझाएं। अरे राजू, यहाँ से चला जाऊं, तुम लोगों का प्यार क्या खरीद कर भी मिल सकता है? और अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें दूसरा ताज मिल जाएगा क्या? हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी अपने आप को और अपनी हुलिये को तो देखो। ताज भैया की तलीम तो हमें बात भी नहीं करने देती, न जाने इस साल में कैसे खुशी रहते हैं। बीबी जी, वो आपने सुना तो होगा, जैसा देश वैसा भेष। अब मैं 24 घंटे घोड़ों के साथ रहता हूँ, तो हुलिया भी वैसा ही होगा ना। अगर मैंने हुलिया तब्दील कर लिया तो घोड़े पहचानेंगे नहीं, वो भी कहेंगे कि पता नहीं कौन आ गया। चलो आए बीबी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आई एम सॉरी। यार ताज, तुझे कितना समझाऊं? यहाँ से चला जा, अपनी जिंदगी बना ले यार। चला जाऊं उस मक्कार दुनिया में? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, यहाँ खुश हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ। अरे तू समझता क्यों नहीं है यार? तेरी दुनिया अलग है, तू पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब मिल जाएगी। अरे मुझे अपने आप से दूर मत कर राजू, दूर मुझसे। और ये फजूल के मशवरे अपने पास रख। मुझे ऐसे मशवरे मत देना मुझे ऐसे मशवरे आएगा। ये भी तो बहुत सच्चा इंसान है, ये चला गया तो हमें भी बड़ा दुख होगा। आज अपने दोस्तों के पास गया। वो अपने घोड़ों के पास गया होगा, वो अपने घोड़ों को ही अपना दोस्त कहता है। अच्छा, बड़ा अजीब है ये ताज। अरे अजीब ही नहीं, बड़ा गरीब भी है, और मिजाज ना जाने कैसा है। आज तक मैंने उसे गुस्से में नहीं देखा।
सबसे प्यार मोहब्बत करने वाला और सबकी इज्जत करने वाला। हमारे सरकार साईं तो उनसे घंटों घंटों बातें करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो आ जाए तो तुम उसे कह देना मैं घोड़सवारी करूंगी, लेकिन काले घोड़े पर नहीं, उसकी तरह प्यार करने वाले घोड़े पर। अरे जरा हमारी भी तो सुनो। लो जी, इसके अंदर भी राजा पुन्नू जाग उठा। अब अल्लाह खैर ही करे। अरे बात सुन मेरी। सुना। तू बड़े साईं की खिदमत करती है और छोटे साईं की उसको तो दफा करो। ताज की खिदमत करती है और इतनी गपशप करती है तो उसके साथ बीबी जी के साथ, और जिसने तेरे साथ घोड़ी पे बैठकर शेरा बांध के और तुझे वोटी बना के ले जाना है, उसके लिए कोई टाइम नहीं तेरे पास। अरे पगले, तेरी वोटी बनने के बाद मैं इन सब की खिदमत नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इन सब की खिदमत करती हूँ। अच्छा, तो वो जो कन्नू कसाई है जिसकी आंखें भी आपस में नहीं मिलती, उससे तू तो हंस के बातें करती है वो। अच्छा, तू मुझे शक कर रहा है? शक कर रहा है मुझ में? हाय रब्बा, ये बीमारी तुझे लगी कहाँ से? तुझे पता है ये बीमारी बहुत बड़ी है। तूने हकीम लुकमान का नाम सुना है? हकीम लुकमान? हाँ। कौन सी गोट का ये किसी गोट वोट का नहीं है, इसने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया है। अच्छा। मगर उसने ये बोला कि इस बीमारी का इलाज मैं नहीं कर सकता। खबरदार अगर तू मेरे नजदीक आया। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे मैं तो तुझे छेड़ रहा था। अच्छा ये बता, अगर मैं दुनिया से तेरे से पहले चला गया फिर क्या करेगी? मैं क्या करूंगी? हाँ। मैं तेरे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूंगी, जो रह जाएगी वो तेरी याद में। हाँ। अच्छा तू मुझे ये बता, अगर तुझसे पहले मैं दुनिया छोड़ के चलेगी, तू क्या मेरे लिए करेगा? तेरे लिए सुखा मैं 40 दिन तक रोऊंगा सुखा। मुझे याद कर करके? नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाएगा? फिर क्या करेगा? फिर क्या है, कोई नई फुलझड़ी देखकर फिर घोड़ी चढ़ जाऊंगा। अच्छा, मैं तुझे बाप दिवाया कब तक आएगा? बाबा ने कहा था फसल कटने के बाद आऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तालीम का क्या हुआ? बस आखिरी सेमेस्टर है, खत्म हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी बल्कि अपना सामान उठाकर इसी हवेली में आ जाओगी। तुम वहाँ रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है दादा साईं, जैसे आपका हुक्म। वैसे तुम्हारे बाप दिवाया से मेरी दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रिश्ता करीब का। बाबा भी ना आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा बेटा, मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ। ताज के बारे में बताते चलूँ कि अगर तुम्हें तालीम के मामले में थोड़ी सी भी अगर ज़रूरत पड़े तुम ताज की खिदमत हासिल कर सकते हो। उसने बहुत आला डिग्री हासिल की है, शायद तुम्हारे किसी काम आ सके। जी जी दादा साईं, मेरे कुछ मजमून कमज़ोर हैं, मैं पढ़ लूँगी उसी से। ठीक है बेटा, मैं ज़रा जिम्मेदारों के कुछ मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए। ठीक है जी, अल्लाह क्या हो गया तारा? तुझे हर वक्त उसका ख्याल क्यों रहता है? कहीं तुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये सच है, तू झूठ बोल रही है, तू झूठी है, झूठ बोल रही है तू। ये सच है, कह दे, सच कह दे। कहती क्यों नहीं?
हर वक्त वो तेरे दिलो दिमाग पर है। बोल दे सच, बोल दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। निकल जाओ मेरे दिमाग से, निकल जाओ मेरे दिमाग से, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे, निकल जाओ। कुछ नहीं, अंदर कमरे में अकेली बोर हो रही थी ना। मुझे तो लगता है आपका दिमाग थोड़ा इधर से उधर हो गया। हाँ सुखा, ठीक कहती है तुम, ठीक कहती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। देख सुखा, मुझे सिर्फ तू इतना सा बता दे, सिर्फ ये बता कि मैं दिल की सुनूं या अपने दिमाग की सुनूं। बीबी जी, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब राजू सामने आता है ना, मेरा दिल और दिमाग को ना सुकून मिल जाता है। अगर इजाजत हो तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ। क्या पता बीबी जी, आपके स्कूल और कॉलेज की टाइम पे कोई आपका दोस्त हो जो आपके दिल और दिमाग को बेसुकून कर रहा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानती बीबी जी, कोई ना कोई तो जरूर है जो मेरी बीबी जी के दिमाग और दिल पर डाका डाल रहा है। हाँ सुखा, ऐसा ही कुछ महसूस होता है, कुछ नहीं भी। बहरहाल तू मुझे ये बता, ताज नजर नहीं आ रहा। ताज भैया तो नाश्ता कर जा चुके, कोई जरूरी काम हो फिर घर पर आते हैं। वैसे आज ताज भैया ना नए कपड़े पहन कर गए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपस की बात है, उन कपड़ों में इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। अगर राजू ना आता ना, मैं तो आज गई थी। सुखा, क्या इरादा है तेरा? तौबा बीबी जी, वो तो मेरे ताज भैया है, मेरे लिए तो सब कुछ राजू है, राजू। गुड, वेरी गुड सुखा। देख, मेरा एक काम करेगी। कौन सा बीबी जी? जाके ताज को बुला कर आ, मैं भी तो देखूं आखिर वो कैसा लगता है। खैरियत तो है बीबी जी? अच्छा बाबा, अब मुझे घूर के नहीं है, मैं अभी जाती हूँ और ताज भैया को बुला के लाती हूँ। खैरियत कहाँ सुखा, तुम फिर आ गए। निकल जाओ मेरे वजूद में, क्यों घुस रहे हो तुम? क्यों घुस रहे हो मेरे वजूद में? मत करो मुझे डिस्टर्ब, मत करो मुझे डिस्टर्ब, निकल जाओ। डिस्टर्ब कर रहा है ना? क्यों झूठ बोलती हो? अपने आप से कितना छुपाओगी? सच को मान लो सच है, वो तुम्हारे वजूद में समा गया है, वो तुम्हारे वजूद में, मान लो इसको। नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन चुका है। नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे बीबी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसे निकाल रही आप? किसे निकाल रही हूँ? मुझे लगता है यहाँ कोई छाया, कोई जिन है। हाँ, जिन से भी बड़ा जिन, क्या लगा है? जो इस वक्त मेरे दिमाग पर सवार है। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं जिन निकालने वाले बाबा को जानता हूँ, अभी लेके आता हूँ। रुको राजू, रुको। इस जिन को कोई बाबा नहीं निकाल सकता। छोड़ो तुम मुझे मेरे ख्यालों को। अब तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो जिन्नी को ढूंढते हुए। नहीं, मेरा मतलब है वो सुखा को ढूंढता हुआ आया हूँ। न जाने सुबह से नजर ही नहीं आई। मैंने भेजा सुखा को। आपने सुखा को कहाँ भेजा?
ताज को बुलाने के लिए गई है। ताज को बुलाने? इस सुखा को ताज से क्या काम पड़ गया? क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैंने बुलाया है ताज को। आपने ताज को बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है, मुझे काम है उससे। या अल्लाह है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बीबी जी, छड़ी ढूंढ रहा हूँ। छड़ी? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आपने ताज को बुलाया है, फिर उस गरीब से कोई गलती हो जानी है और फिर छड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ना बीबी जी। नहीं राजू, नहीं, इस बार ताज से नहीं, मुझसे गलती हुई है। आपसे गलती? कैसी गलती हो गई बीबी जी? ये दिल है ना, बहुत जज्बाती होता है, ना जाने कैसी कैसी हरकत कर जाता है। अरे बीबी जी, आपको पता है मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप। मेरे को सीधा सीधा बताओ कि आपके दिल ने क्या हरकत की? क्या करूं? बहुत समझाया, बहुत समझाया, दिल है ना, ये मानता ही नहीं। कब किस पर आता है कुछ बताता भी तो नहीं है ना। मुबारक बीबी जी के दिल मुबारक हो, तू भी किसी पर आ गया है। ये तो वहां आ गया है जहां का मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकती। मैं खुद से नहीं सोच सकती, वहां आ गया है। अरे बीबी जी, मैं माफी चाहता हूँ, ये दिल कहाँ पर आ गया है? मसला तो यही है कि वो मुझे अपनाएगा कि नहीं। अरे बीबी जी, कौन बदनसीब है जो आपको नहीं अपनाएगा? मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, डर इस बात का भी है, अगर उसने मुझे अपना भी लिया तो ये दुनिया, ये मुआशरा, इस मुआशरे से मैं कैसे लड़ूंगी? क्या कहूंगी इस मुआशरे को? बीबी जी, देखिए, मैं ताज भैया को लेकर आ गई। अरे वाह वाह भाई वाह, आज तो हीरो बना हुआ मेरा जान। अरे ये बता, किसकी शादी में और दावत में जा रहा है? अरे हमें कौन शादी में बुलाएगा यार राजू, ये तो कपड़े तारा बीबी ने दिए थे और कहा था कि ऐसे ही तैयार होकर रहा करो। हाँ बहुत अच्छे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पॉलिश करके तुझे चमकाया हो। ताज? जी बीबी जी। ताज? जी। यहाँ देखो, सामान रख दिए तुमने? जी सामान वो तो घर कमरों में चला गया, आपको कोई सामान बाकी है क्या? हाँ, तुम सामान का सोचो कहाँ है? यही तो है जो इस वक्त मेरे दिमाग पर सवार है। क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? ताज, काम ठीक से करा करो, समझ में आया? जी बीबी जी। जो भी चीजें बोलती हूँ, काम बोलती हूँ, कोई काम ढंग से नहीं करते हो। बीबी जी कोई सामान लाना है आपका? हाँ, तुमने अभी तक सामान नहीं रखा? जाओ, मेरा गाड़ी में सामान रखा हुआ है, लेकर आओ। और सुनो, जी बीबी। चाबी गाड़ी के अंदर ही होगी। ओके बीबी जी। अरे सुखा, इधर आ। तो तेरे को मालूम है इधर बहुत बड़ा वाकया हो गया है। कैसा वाकया? अरे बीबी जी का दिल चोरी हो गया है। तो फिर पकड़ो चोर को। चोर पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो चोर घर में ही मौजूद है। क्या? चोर घर में? कहाँ? राजू, जब इंसान पर वक्त आता है ना, तो वो सोचता है कोई ऐसा मिले जिसे वो अपने दिल का हाल सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करे। वो इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतना सादा और इतना मुखलिस है। तुम्हें पता है राजू, उसने पढ़ने में मेरी कितनी मदद की है। मुश्किल तरीन सवालात ऐसे हल कर लेता है वो तो सर पर सजाने वाला ताज नहीं, दिल में बसाने वाला ताज है। दिल में बसाने। अरे आपने ताज को दिल में बसा लिया?
तो दिल कहता है उसे जिंदगी का साथी बना लूं, लेकिन दिमाग से कहता है मुआशरे से कैसे लड़ेगी तुम। बीबी जी, ये आपका सामान। इसे बोलो रखते ताज। जी बीबी जी। इसे कमरे में रख दो, लेकिन जरा ख्याल से, बड़ा कीमती है ये सामान। बेहतर है बीबी जी। जख्म अब भर चुके हैं। मैंने आपका कीमती सामान जो तोड़ा है। तुमसे कीमती नहीं है सामान ये ताज। मैं कुछ समझा नहीं बीबी जी। समझता क्यों नहीं है? देख तू क्या था और बीबी जी तुझे क्या बनाना चाहती है। तुम मुझे ये बताओ, इतने पढ़े लिखे होकर भी तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? दिल की जुबान नहीं, आंखों की जुबान ही समझ लिया करो। बीबी जी, हम जिस दायरे में रहते हैं उससे बाहर निकलकर हम सोचते भी नहीं हैं। ताज भैया, आप बताएं ना, आपको तारा बीबी कैसी लगती है? तारा बीबी कैसी लगती है? तारा बीबी तो सबको ही अच्छी लगती है। अरे नहीं ना ताज भैया, आप बताएं आपको कैसी लगती है? सुखा, हम लोगों ने आंखें नीची करके जीना सीखा है। हम आंख उठाकर किसी को देख लें, हमारी इतनी औकात कहाँ। अरे यार, बीबी जी तुझे पसंद करती हैं। अरे हम गरीब जमीन पे खड़े होकर चांद को नहीं छू सकते। अबे ओ गामड़, तुम मोहब्बत करती हो। मजाक मत कर राजू। अरे खुशी, हमें एक पल की खुशी रास नहीं आती। अरे राज तो क्या, मैंने तो कभी खुशी का मजा भी नहीं चखा। तुम ठीक सोच रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, मगर मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी हूं। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ दोगे ना? बीबी जी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं करते? बात पसंद नापसंद की नहीं, मैं हमारे दरमियान की इन ऊंची नीची लकीरों को पार नहीं कर सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सारी लकीरें आसानी से पार कर लूंगी। अरे बीबी जी, मैं ये बाखूबी जानता हूँ कि आप क्या हैं और मेरी क्या हैसियत है। हैसियत की क्यों बात करते हो? इसका मतलब तो यही है ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ। टाइम पास नहीं, आप अपना कीमती वक्त और अपनी इज्जत खराब कर रही हैं। अरे लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे कि इतने बड़े घर की लड़की और इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक घोड़े की मालिश करने वाला ही मिला था। उन हजारों उंगलियां उठाने वालों में से कोई एक तो होगा जो ये कहेगा, प्यार इसे कहते हैं, इसे। बीबी जी, अपने जज्बात को यहीं रोक लें, मत बढ़े आगे। तो तुम सीधा कह क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मगर
मगर कुछ नहीं, बस रुको, रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रुकोगे। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। मगर बीबी जी आप समझे, साईं आ चुके हैं। आने दो, सबको आने दो। बीबी जी। तारा, ये सब क्या है? दादा साईं, आप जो देख रहे हैं ना, ये हकीकत से ज्यादा सच है। सच है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ताज का हाथ पकड़ा है, ये सच है। और सच ये भी है, ये हाथ हमारा तब छूटेगा मौत के बाद ही हमारा हाथ छूटेगा। तुम बताना क्या चाहती हो ये सब कुछ? यही कि ताज के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। नहीं रह सकती हूँ मैं ताज के बगैर। क्या तुम ताज से? जी हाँ, मैं ताज को ही अपना हमसफर बनाऊंगी। सिर्फ ताज बनेगा, सिर्फ ताज। तारा, ये जानते हुए कि ये एक घोड़े की। दादा साईं, शायद आप भूल रहे हैं, एक दिन आपने इस घोड़े के मालिश करने वाले को गले से लगाया था ना। मैंने तो उसी दिन ये अंदाजा लगा लिया था, हजारों एकड़ के मालिक और घोड़े मालिश करने वाले एक ही हैं। तारा, ये तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? दादा साईं, आप इस कबीले के बड़े हैं। आपका जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। तारा, मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं हूं बेटा, मगर तुम्हारा बाप गवाया, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगा? दादा साईं, आप ही बताइए, क्या मैंने गलत फैसला किया है? नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा ताज इस घर में तुम जैसी बहू लेकर आए। तुम जाओ। तुम जाओ, तुम्हारे बाप गवाया से मैं बात करूं। दादा साईं, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। आप हम दोनों को मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम जाओ, मैं बात करके बताता हूं। शेरू। जी साईं। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? साईं, आप तो हम सब से बच्चों की तरह मोहब्बत करते हैं साईं। सब बेहतर करेगा अल्लाह ताला। ठीक है, तुम राजू से कहो कि एक कप चाय पिला दीजिए। राजू। दिलावर खान, तू क्या सोच रहा है? तेरा फैसला सब कबूल करेंगे। कर फैसला। तू कैसा सरदार है? क्या तू दो प्यार करने वालों को नहीं मिला सकता? तेरा फैसला दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा दिलावर खान। लोग तुझे बुरा समझते हैं तो समझने दे। तेरे अंदर का इंसान इस फैसले से नाराज नहीं बल्कि खुश होगा। मिला दे प्यार करने वालों को, मिला दे। दोनों को लौटा दे उनकी खुशियां। लुटा दे दिलावर खान, लुटा दे।
आप मेरे सामने रहते थे बाबा, मुझे फैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी बाबा। आज दिलावर खान की अदालत में ये कैसा फैसला आया कि जिसका मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं बाबा। बाबा, बाबा। दिलावर खान, तुम हमारे बेटे हो, फैसला करने में देर मत करो। गरीबों के हक में फैसला करो बेटा, गरीबों के हक में फैसला करोगे तुम, ये मेरा हुक्म है। चाचा साईं। वालेकुम सलाम दवाया, खैरियत है ना? साईं, इलाके का बड़ा होना भी दिमाग का बोझ है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हर वक्त डेरा लोगों से भरा रहता है। ठीक कहते हो दवाया, लोगों की ये जिम्मेदारियां पूरी करनी भी तो हम ही नहीं है ना। तुम तो फसल के बाद आने वाले थे, फसल से पहले साईं शहर में जरूरी काम से आना हुआ तो सोचा तारा को साथ लेता जाओ। आपकी इजाजत है? भाई, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तारा तुम्हारी बेटी है, जम आओ और साथ लेकर जाओ। साईं, आप हमारी बिरादरी के बड़े हैं, आपकी इजाजत लेना भी तो जरूरी है। हाँ डिवाया, इसी हवाले से तारा भी मुझे दादा साईं कह के पुकारती है। साईं, आपकी इज्जत और एहतराम करना तो हमारा फर्ज है। बेशक बेशक डिवाया, ये तुम्हारा बड़ापन है। ये बताओ कि तारा की पढ़ाई के बाद तुमने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ साईं, तारा मेरी इकलौती और लाडली बेटी है, शादी के लायक भी हो चुकी है। बस हर वक्त यही फिक्र रहती है कि उसके जाने के बाद मैं और उसकी माँ दोनों अकेले रह जाएंगे। डिवाया, ये एक ऐसा फर्ज है जो बाप अपनी जिंदगी में निभा दे तो बहुत अच्छा है। तुम्हें ये फैसला अपनी जिंदगी में ही करना पड़ेगा डिवाया। हाँ साईं, ये भी तो जरूरी है। ये बताओ कि तुमने फिर कोई रिश्ता या कोई लड़का देखा उसके लिए? नहीं साईं, अभी तो नहीं देखा, वक्त आने पे देख लेंगे। वक्त आने पर देख लोगे? तू किस दौर में जी रहा है डिवाया? क्या तूने कभी अपनी बेटी से नहीं पूछा कि उसे कोई लड़का पसंद है? तारा से पूछने की क्या जरूरत? जो लड़का हमें पसंद आएगा, तारा की शादी उसी से कर देंगे। उसी से कर देंगे? तू किस दौर में जी रहा है? इतना पढ़ा लिखा के तू तारा का हाथ किसी के भी हाथ में दे देगा? मैं कुछ समझा नहीं साईं। अरे बेवकूफ, तू उससे पूछ तो सही कि वो किसी लड़के को पसंद करती है कि नहीं। क्या क्या कहा आपने? क्या तारा ने आपसे इस मामले में कोई बात की? सच पूछे तो की। अच्छा, कौन है वो लड़का? रकबा कितना है उसका? रकबा अपना है या मुश्तरका है? अपने घर का इकलौता वारिस तो है ना? दिवाया, उसका अपना कोई रकबा नहीं, लेकिन तालीम इतनी है कि तुम्हारे वसेब में इतनी तालीम किसी के पास नहीं। और रही जायदाद की बात, तो उसे इतनी जायदाद मिलेगी कि तुम्हारी सोच जहां के खत्म हो जाती है।
और उसे इतनी सारी जायदाद देगा कौन? मैं दूंगा। आप? मगर आप क्यों देंगे? वो इसीलिए डिवाया कि मेरी बीवी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मेरे पास इतनी दौलत, इतनी जायदाद और इतने रकबे हैं कि मैं सुबह से शाम तक अगर गाड़ी चलाता रहूं तो रकबा खत्म नहीं होता। अब मेरा जो कुछ भी है, मेरे सारे खिदमतगार हैं। मैं इन खिदमतगारों को अपना सब कुछ देकर अकेले जिंदगी गुजारना चाहता हूं। साईं, आपकी उम्र भी तो इतनी ज्यादा नहीं, तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी उम्र को छोड़ो, पहली शादी करके मुझे जो सुख मिला है, दूसरी शादी करके क्या? मुझे छोड़, तू जिस लड़के के बारे में मैं तुझे बोल रहा हूं उसका बता कि उसके बारे में क्या है। तालीम बहुत है और दौलत इतनी दूंगा मैं कि हमारी तारा हमेशा हमेशा खुश रहे। ठीक है साईं, मगर वो लड़का कौन है? डिवाया, वो लड़का ताज है डिवाया। कौन? ताज? वही ताज जो आपके घोड़ों की मालिश करता है? हाँ डिवाया, वही ताज। बहुत काबिल बच्चा है। काबिल है तो क्या हुआ? है तो आपके घोड़ों की रखवाली करने वाला। नहीं साईं, नहीं, वो लड़का मेरा दामाद नहीं बन सकता। आज एक अच्छा लड़का, तो ठंडे दिमाग से सोच। हमारी तारा भी उसे पसंद करती है। तारा भी उसे पसंद करती है। अरे वो तो नादान है, मगर मैं बेवकूफ नहीं। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता साईं, इलाके में मेरी इज्जत कब नहीं रहेगी। कुछ नहीं होता डिवाया, कुछ नहीं होता। तू यकीन जान के इन दोनों की खुशी इसी में ही है कि वो एक दूसरे से शादी कर लें। हाँ, खुशी और जिंदगी। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी तारा को पछताने के लिए छोड़ दूं? अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दूं? नहीं साईं, नहीं। देख डिवाया, अगर वो चाहते तो भाग के भी शादी कर सकते थे, अदालत जाके भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी खुशी और हमारी खुशनसीबी इसी में समझी कि हमारी रजामंदी इसी में। क्या कहा आपने? भाग के शादी कर लेते, अदालत जाके शादी कर लेते। साईं, फिर वो दोनों जिंदा नहीं बचते। मैं अभी तुझे प्यार से समझा रहा हूं। अगर ये फैसला अगर मैंने जरगे में डाल दिया तो फिर क्या होगा? साईं, अगर पंचायत और जरगे ने उनके हक में फैसला दिया और अगर तारा की बारात मेरे इलाके में आई तो उसकी शादी में चांदी के फूल निशावर नहीं होंगे, गोलियों की बरसात होगी, गोलियों की बरसात। तारा को बुलाओ, मैं इसी वक्त उसे यहां से लेकर जाऊंगा। तू ठंडे दिमाग से सोच, तू चला जाना। देख छोड़े, मेरी बात सुन। तू यहाँ के बैठ ना। ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे वसेब में और मेरे पूरे इलाके में कोई लड़का इतना पढ़ा लिखा है जो हमारी तारा का मुकाबला कर सकेगा? और एक बार मलिक तैमूर खान बड़े रकबे का मालिक है। मलिक तैमूर खान, जिसकी उम्र मुझसे 20 साल ज्यादा है। उम्र बड़ी है तो क्या हुआ? वैसे भी आजकल जमींदार छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं, और अगर मेरी बेटी की शादी मलिक तैमूर खान से हो जाती है तो मेरी बेटी भी मलकानी कहलाएगी, मलकानी। डिवाया, अगर मलिक तैमूर रकबों का मालिक है तो फिर मैं कौन हूं? मैंने भी लंदन से पढ़ाई हासिल की है, मेरे पास भी इतने रकबे हैं
कि सुबह से शाम तक अगर गाड़ी में घूमे तो रकबे खत्म नहीं होते। मैं तुझसे कहता हूं कि तारा की शादी फिर मुझसे करवा दे। क्या कहा आपने? तारा की शादी आपसे? हाँ, यही कहा है मैंने। तो ये सब कुछ जो आपका है, क्या वो मेरी बेटी तारा को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल तारा को दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। ये सब कुछ उसी को दे दूंगा। ठीक है साईं, फिर मैं शादी की तैयारी शुरू करता हूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं अगले हफ्ते तारा की बारात लेकर आऊंगा। सुखा, जी साईं, आपने बुलाया साईं? तारा बीबी से कहो कि मलिक डिवाया आया है, उसे साथ ले जाने के लिए। ठीक है साईं जी। साईं, ये तो बताएं कि कागजात कब तक तैयार हो जाएंगे? इतला भी नहीं की। बेटा, शहर में किसी जरूरी काम से आना हुआ था, सोचा तुम्हें साथ लेता जाओ। बाबा, पर सामान तो मेरा अंदर है। वो से यही रहने दो। दादा, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा सामान अब यही रहेगा। हाँ बेटा, चलो, हमें शादी की तैयारी भी करनी है, जल्दी चलो। शादी? हाँ, मेरी शादी? जी हाँ। थैंक यू। साईं, क्या मलिक साहब शादी के लिए राजी हो गए? हाँ राजू। साईं, वो तारा का बाप डिवाया उसे लेकर जा रहा था। मालूम है मुझे। तो आपने उनसे बात की हमारी शादी की? ये है राजू, ताज की है बात। अच्छा, तो वो राजी हो गया हमारी शादी के लिए? ताज, मैंने जब मलिक डिवाया से तुम्हारी शादी की बात की तो वो गुस्सा और आग बबूला हो गया, मरने मारने की बातें कर आया। वो शादी के लिए तो राजी हुआ, लेकिन तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी शादी। ताज, तुमने कभी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को देखा, जिसे चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर आसमान की सरबुलंदी पर ले जाती है? तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कीड़ा जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया, बल्कि उसका मतलब यह होता है वो कीड़ा चिड़िया के बच्चे की खुराक बन जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। मगर साईं, ये कैसे हो सकता है? शेरो। जी साईं। क्यों नहीं हो सकता? ताज, इस ब्रीफकेस में बहुत सी दौलत है, चाहो तो उठाकर ले जाओ और अपनी जिंदगी बसा लो। जिंदगी बसा लूं? अब कौन सी जिंदगी? अब कौन सी जिंदगी साईं? मैं यहां से चला जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये दौलत। रखें इसे अपने पास, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा मैं यहाँ से। तू यहाँ से क्यों जाएगा ताज? अरे राजू, क्या मैं सारी जिंदगी यहाँ रुककर ये देखता रहूंगा कि मेरी मोहब्बत किसी और की हो चुकी है? नहीं राजू, नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस, बहुत बोल चुके तुम लोग, सबके समंदर जाओ जल्दी।
वाह साईं वाह, सारी जिंदगी एहसान किए और बदले में मेरी रूह ही खींच ली। अरे मैंने आपसे क्या मांगा था साईं? क्या मांगा था मैंने आज तक आपसे? अब जब कुछ मांगा तो वो भी छीन लिया। साईं, बड़े सरकार हो ना आप, सब बड़े काम करते हो, सब बड़े काम करते हैं आप। साईं, बेटा कहते थे ना मुझे, बेटा कहते थे मुझे। ये सिला दिया आपने अपने बेटे को। तुम लालची हो, वक्त परस्त हो, मौके से फायदा उठाने वाले वक्त परस्त। चला जाऊंगा मैं यहां से, आइंदा फिर कभी नहीं आऊंगा यहां पर। चला जाऊंगा मैं यहां से, नहीं आऊंगा मैं यहां पर, नहीं आऊंगा मैं यहां पर। साईं को क्या हो गया? हाँ राजू, तू ठीक कहता है। हमारे सरकार तो गरीबों के दुख में शामिल होते थे और गरीबों में खुशियां बांटते थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या हो गया। देखो, इतनी बड़ी खुशी के मौके में हमें साथ भी नहीं लेके गए। जब से शादी की बात हुई है उन्होंने हमसे बात करना भी छोड़ दिया। अरे सारा, हमें क्या, वो तो शहर में से किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर गए। और तो और मैं बाजार गया था, सब लोग मुझे ताने मार रहे हैं। लेकिन सुखा, जो उन्होंने ताज भैया के साथ किया, कहीं वो हमारे साथ भी ऐसा ना करे। अरे मैं तो ताज भैया को कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरी हवेली छान मार, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे भी कहीं नजर नहीं आए। राजू, हम यहाँ से चलते हैं। देख सुखा, इससे पहले कि साईं कोई और गलत फैसला करे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ राजू, तू ठीक कहता है। अब इस हवेली में हमारा दिल नहीं लगता। चल चल राजू, चल। नहीं रहना अपने अपने, इधर नहीं रहना। चल। आज इस हवेली में शादी और तुम लोगों के चेहरों पर इतनी उदासियां क्यों? नहीं सही, आप खुश है? राजू, जी सर। इस घर को, इस हवेली को 7 दिन तक चरागा करो इसमें। जी सर, बेहतर। सुखा, जी सर। तुम 7 दिन तक पूरे वसेब की लड़कियों को लेकर रोजाना ढोलक के साथ लुट्टी डालो। जैसा आपका हुक्म साईं। ठीक। आज हमारी शादी है, लेकिन तुम लोगों के चेहरों पर उदासियां, खुशी क्यों नहीं? सही, हम खुश हैं। साईं, आप बेहतर जानते हैं हम खुश क्यों नहीं है। क्यों खुश नहीं है साईं? शेरू। जी साईं।
की हैं जिनका कोई जुर्म नहीं होता। मलकानी नहीं, तारा। तारा, ये मत भूलो कि ये हमारा मुलाजिम है। ताज, हमें मुबारक नहीं दोगे? मुबारक? साईं, हमारी मुबारक का क्या मोल है? ताज, ताज, तुम्हें ये सजा हमारी वजह से मिली है ना, मुझे माफ कर दो। ताज, माफ कर दो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी क्या हो और पहले क्या थी। नहीं मलकानी साहिबा, ये सजा तो मुझे मेरी ऊंची उड़ान की मिली है। मैं भूल गया था कि जब एक छोटा परिंदा ऊंची उड़ान भरता है तो वो बाज का शिकार हो जाता है। हाँ, हाँ, मैं भूल गई थी, मैं भूल गई थी। आप पहले मेरे क्या थे और अब क्या है? शेरो। जी साईं। चाबियां तारा को दे दो और जाके अंदर से वही बैग लेकर आओ। तारा, अपने हाथ से ताज को आजाद करो। जाओ। ताज, यही रुकना। मैं आज इस खुशी के मौके पर ऐलान करना चाहता हूं। वो ऐलान ये है कि मैंने तारा के बाप से जब तारा का हाथ मांगा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही इनकार कर दिया। वो इनकार सिर्फ इस वजह से किया था कि मलिक दवाया तारा का बाप है और तारा उसके इख्तियार में थी। अगर मैं ये ना करता तो वो तारा की शादी मलिक तैमूर के साथ कर देता जो मुझसे 20 साल बड़ा है। मैंने मलिक दवाया से ये सारी जायदाद तारा के नाम करने का वादा किया और तारा के साथ शादी कर ली। तुम्हें बेड़ियों में इसलिए बांधा कि तुम बददिल होकर कहीं दूर न चले जाओ। मैंने तुम्हारी तारा को हाथ तक नहीं लगाया। तारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तारा को। तलाक देता हूं। ताज, मेरे बच्चे, तारा सिर्फ तेरी मेरे पास अमानत थी। मैं अपने बच्चे की उस अमानत में खयानत कैसे कर सकता था? मैं मजबूर था ताज। आज मैं वादा करता हूं अपनी बेटी तारा को मैं अपना फार्म हाउस जहेज में दूंगा। और ठीक 6 महीने के बाद तुम तारा की बारात लेकर इस हवेली में आना। उसी दिन मैं सुखा और राज इन दोनों की भी शादी कर दूंगा। अरे साहब, हमारे को बर्बाद खाना मिलेगा जहेज में। अरे बेवकूफ, ये सब कुछ तो तुम लोगों का है। बस मेरे बुढ़ापे का सहारा कि मुझे रहने के लिए कमरा दे दे। अल्लाह ताला ने शायद मुझे जिंदा इसीलिए रखा था कि मैं ये नेक काम करता हुआ जाऊं। मुझे लगता है कि मैंने वो नेक काम कर दिया। साईं,